टेस्ट नंबर 10 है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है, क्रिटिकली एग्जामिन श्री अरबिंदोज क्रिटिक ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स एंड हीज एडवोकेसी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस एज ए पाथ टू स्वराज। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में ये बोल रहा है कि अरबिंदो घोष ने मॉडरेट पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज कैसे किया है। सेकंड कि उन्होंने जो है ना पैसिव रेजिस्टेंस को स्वराज से कैसे लिंक किया है। तो देखिए इसके दो पार्ट हैं। तो बात सिंपल सी है कि मान लीजिए कि आपको नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर, फिर भी आप कैसे लिख सकते हैं। चूँकि ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि चूँकि अरबिंदो घोष जो है मॉडरेट को क्रिटिसाइज किए हैं, तो ये तो क्लियर होगा कि वो एक्सट्रीमिस्ट होंगे। तो जब वो एक्सट्रीमिस्ट हैं तो क्या बोलेंगे कि जो मॉडरेट्स हैं ना ये ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करते हैं और ये जस्ट प्रोसीजरल है। क्योंकि भाई ये प्रेयर और पिटीशन से काम नहीं चलेगा। हमको क्या है ना, पूर्ण स्वराज्य चाहिए और हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा। और इसी के लिए उन्होंने बोला है पैसिव रेजिस्टेंस है। और ध्यान रखना ये जो पैसिव रेजिस्टेंस है ना, ये जो है गांधी से इंस्पायर्ड था। क्योंकि गांधी जी ने भी यही कहा है कि हमको नॉन वायलेंस तरीका को फॉलो करना है और अपने सत्याग्रह को अपनाना है। तो ऐसे आपको लिंक करना है। अब चूंकि इन्होंने स्पिरिचुअलिज्म को ज़्यादा ध्यान दिया है, तो कौन क्रिटिसाइज करेगा इसको, लिबरल जैसे बी.आर. अम्बेडकर। वो बोलते हैं अरे भाई समाज में सोशल इनइक्वालिटी है और आप जो है ना बात कर रहे हैं किसकी, स्पिरिचुअलिज्म की। तो जब तक कास्ट सिस्टम ख़त्म नहीं होगा ना, तो ये जो स्पिरिचुअलिज्म है ना ये सब फॉल्स है चीज़, ये कोई काम नहीं आएगा। यही इसका आंसर है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं जैसे क्या है कि ठीक है क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन फिर भी जो है ना इनका जो व्यूज है ना सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर के वो क्या होगा, रेलेवेंट होगा। सेकंड क्वेश्चन, critically examine Gandhi's indictment of modern Western civilizations and explain its ethical alternative of Swaraj। अब देखिए इसके भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है कि मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन को गांधी ने कैसे क्रिटिसाइज किया है और फिर उन्होंने अल्टरनेटिव क्या दिया है स्वराज को लेकर के। तो ये भाई इसमें सिंपल सा बात है कि वो गांधी ने कहा था कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना ये अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है, ये जो है यूटिलिटेरियन की तरफ जा रहा है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। इससे क्या होगा ना कि रिच और रिच होगा, पुअर और पुअर होगा। इससे समाज में इनइक्वालिटी बढ़ेगी, तो इससे इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने इसके लिए कुछ अल्टरनेटिव भी दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई इसके लिए हमको स्वराज को डेवलप करना पड़ेगा और उन्होंने स्वराज को 3 कंसेप्ट में डेवलप किया है। एक तो सोशल स्वराज, जिसका मतलब है कि सब के बीच इक्वालिटी होनी चाहिए। फिर पॉलिटिकल स्वराज जैसे पंचायती राज सिस्टम, डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। फिर इकोनॉमी में क्या, ट्रस्टीशिप, कि जो भी सरप्लस अमाउंट है ना कैपिटलिस्ट क्लास के पास उसको ट्रांसफर कर दो पुअर क्लास में, जिससे रिवोल्यूशन नहीं होगा और इससे सबका डेवलपमेंट होगा। क्योंकि गांधी ने कहा है कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ना ये 12 पोजीशन की तरह है, मतलब कि कभी भी युद्ध हो सकता है। और जो ग्रामसी ने भी यही चीज़ कहा है, तो यही है। तो अल्टीमेटली क्या है ना कि जो गांधी का जो कंसेप्ट है ना वो राम राज्य को बनाने की बात है, वेलफेयर स्टेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, वेलफेयर स्टेट। बस हो गया। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ बी.आर. अम्बेडकर अंडरस्टैंड सोशल जस्टिस एंड सो द वे इन व्हिच दिस विजन इज रिटन इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इसकी भी दो पार्ट हैं कि सोशल जस्टिस को लेकर के बी.आर. अम्बेडकर का क्या व्यूज है और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इंसाइन किया गया है। तो अरे भाई जब बी.आर. अम्बेडकर की बात होगी तो एक चीज़ हमेशा याद हो गई, क्या, कास्ट। क्योंकि भाई वो कास्ट से बहुत ज़्यादा परेशान थे। बोले कि अरे भाई जब तक कास्ट सिस्टम सोशल इनइक्वालिटी रहेगी ना समाज का कल्याण कभी नहीं होगा। पहले इसको हटाओ इसको हटाओ, है ना। हाँ, क्योंकि भाई पॉलिटिकल जस्टिस तभी इंश्योर कर पाएंगे जब तक सोशल जस्टिस होगी तभी। हाँ तो पहले तो इसको हटाओ। हाँ, क्योंकि भाई लोअर क्लास का सप्रेशन होता ही रहेगा जब तक ये रहेगा कास्ट सिस्टम। तो हाँ यही उनका सोशल जस्टिस कंसेप्ट है। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है,
पार्ट 3 में मेंशन है भाई, राइट टू इक्वालिटी में। आर्टिकल 15-16 में रिजर्वेशन की बात करता है, फिर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है, प्रियम्बल बात करता है, आर्टिकल 46 बात करता है। तो ये आपको लिखना है। फिर लास्ट में लिख दीजिए कि जो उनका जो कंसेप्ट है सोशल जस्टिस को लेकर के ना, तो आज के टाइम पे जो इनइक्वालिटी बढ़ रही है ना, उसके लिए बहुत रेलेवेंट है। यही आपको लिखना था इस क्वेश्चन में। फोर्थ, critically examine Sri Aurobindo's conception of spiritual and cultural nationalism and how this vision shaped the Indian freedom struggle and what limits does it reveal। इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट, स्पिरिचुअल और कल्चरल नेशनलिज्म का क्या कंसेप्ट है अरबिंदो घोष का, और उसका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या रोल है, और क्या रिवील करता है। तो देखिए अरबिंदो को थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देखिए थिंकर, वो हमेशा हर चीज़ को स्पिरिचुअलिज्म से लिंक करते हैं। तो जैसे जो हिटलर था ना, उसके लिए क्या था नेशनलिज्म, कि हमारा रेस सुप्रीम है और स्टेट के खिलाफ नहीं जाना है। लेकिन अरबिंदो ने कहा कि नहीं भाई, ये जो नेशनलिज्म है ना, इसको एक गोल बनाना है स्पिरिचुअल की तरह, और हमको जो है ना, हमको यूनाइट होकर काम करना है ब्रिटिश के खिलाफ है। यही है इनके लिए नेशनलिज्म। तो उन्होंने स्पिरिचुअल नेशनलिज्म को लिंक किया है, क्या है, आत्मशक्ति से, कि सबके पास शक्ति है, बस उसको रियलाइज करने की ज़रूरत है। हाँ, उन्होंने कहा कि जो है ना भारत माता, ये हमारा जो धरती है ना, भारत माता है, और ये रिलीजन है, और हमारा धर्म है कि हमारे भारत माता के लिए यूनाइट रहें और लड़ें। फिर उन्होंने कल्चरल नेशनलिज्म की भी बात की है कि जो है ना, ये हमारा धर्म है भाई, हमारा सनातन धर्म है कि हम जो है ना, हम यूनिटी में काम करें, है ना, अपने डाइवर्सिटी को मेंटेन रखें। हाँ, और उनका ये जो कल्चरल और स्पिरिचुअल नेशनलिज्म है ना, ये सभी लोगों को यूनाइट रखा। जैसे ये देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम देख लीजिए 1905 में, है ना। तो आप देखिए स्वदेशी जो मूवमेंट चला, विदेशी कल्चर को हटाओ, ये सब क्या है, बाद में देखा गया है, ये रेलेवेंट भी है उनका। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा बोला जाता है कि इनका जो मेजर व्यूज़ था ना, वो हिंदू को लेकर के था, मुस्लिम को एक्सक्लूड किया था, इसीलिए बाद में जो है ना, इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया था। तो ऐसा बोला जाता है जो है ना, कि यहाँ से जो है ना, कम्युनल टोन्स भी जो है ना, अराइज हो गया था। फिर भी इनका जो व्यू जो है ना, रेलेवेंट है। तो बस यही आपको लिखना था। देख रहे हैं ना चीज़ें कैसे जो है ना, चीज़ों को सिंपल रखना है, बात सिंपल। देखिए यूपीएससी है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 5th क्वेश्चन, क्रिटिकली इवेल्युएट एम एन रॉयस रेडिकल ह्यूमनिज्म एज ए ब्लूप्रिंट फॉर सेफगार्डिंग द इंडिविजुअल लिबर्टी इन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अरे भाई, एम एन रॉय को पता है कि पहले क्या थे, ये नेशनलिस्ट थे, फिर कम्युनिस्ट बन गए, फिर जो है ना ये लिबरल बन गए, फिर लास्ट में फिर से रेडिकल बन गए। तो जो इनका जो रेडिकल डेमोक्रेटिक कंसेप्ट है ना, ये 2 चीज़ से इंस्पायर है, एक तो लिबरलिज्म से और एक मार्क्सिज्म से। लिबरलिज्म से कैसे, कि लोगों के पास इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए, और मार्क्सिज्म से कैसे, कि है ना स्टेटलेस सोसाइटी करना है। ध्यान रखना, एम एन रॉय जो है ना, ये ऐसे थिंकर थे जिन्होंने स्टेट को अपोज किया है, और यहाँ पर ये गांधी से मैच कर रहे हैं। गांधी ने भी यही कहा है। तो उन्होंने कहा है कि जो रेडिकल डेमोक्रेसी है ना, इसके रीजन होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम होना चाहिए, है ना, यही सब साइंटिफिक थिंकिंग होनी चाहिए, यही सब उन्होंने बात किया है। और उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी भी बना दिया है इसीलिए। लेकिन फिर भी जानते क्या ऐसा बोला जाता है कि जो इनका ये जो रेडिकल डेमोक्रेटिक जो कंसेप्ट है ना, रेडिकल डेमोक्रेट है, ये ज़्यादा डिजायरेबल नहीं है भाई, क्योंकि ज़्यादा रेडिकल भी नहीं होना चाहिए आज के समाज में। तो यही इसका जो है ना, क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो भाई थोड़ा सा क्या है ना, और आसान है, क्योंकि ये महात्मा गांधी पे है। ये बोल रहा है कि ट्रस्टीशिप को क्या कंसेप्ट है और आज के टाइम में क्या रेलेवेंट है, रीजन देना है। आपको पता है भाई कि जो महात्मा गांधी है ना, ये एक आदमी से बहुत इंस्पायर थे, जॉन रस्किन से। उन्होंने कहा था कि जॉन रस्किन है ना, ये सर्वोदय का कंसेप्ट दिए हैं, और सर्वोदय में ही एक कंसेप्ट है ट्रस्टीशिप है, तो उसी से इंस्पायर थे। तो जैसे कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि कैपिटलिज्म में क्या है ना, कि वर्कर क्लास का हमेशा एक्सप्लॉयटेशन होगा, क्योंकि उसको सैलरी कम दिया जाता है, ऐसे रिच और पुअर के बीच गैप बढ़ रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि अरे भाई, कैपिटलिज्म जरूरी भी है भाई, क्योंकि इससे क्या है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। लेकिन क्या है ना, कि जो उनके पास सरप्लस अमाउंट होना चाहिए ना, वो वर्कर क्लास में ट्रांसफर कर दो। इससे क्या है कि रेवोल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कैपिटलिज्म में ही यूटिलिटेरियन अप्रोच को फॉलो किया है। इसके साथ साथ उन्होंने जो है ना, ग्राम स्वराज को कंसेप्ट दिया, खादी विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कही थी। और जो ट्रस्टीशिप का जो कंसेप्ट आज के टाइम पे ना बहुत रेलेवेंट है भाई। देख लीजिए CSR को, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और आज के टाइम पे जो गैप बढ़ रहा है ना रिच और पुअर के बीच में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए
अब गांधी जी क्या बोल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी सरप्लस में है ना उसको ट्रांसफ़र कर दो पुअर पीपल में। इसको कौन क्रिटिसाइज़ करेगा? लिबरल क्रिटिसाइज़ करेगा, क्योंकि बोलते हैं भाई कि राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। लेकिन फिर भी गांधी का जो व्यू है ना अंत्योदय से सर्वोदय, बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, रेलेवेंट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन सिंपल सा है कि ये बोल रहा है कि अंबेडकर का जो व्यू था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेकर के, वो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इंश्राइंड किया गया है। आपको पता है कि जो अंबेडकर की जब कभी बात होगी तो सोशल इनइक्वालिटी की बात जरूर होती है। उन्होंने कहा था कि अरे भाई समाज में क्या है ना, कुछ सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे कास्ट सिस्टम, पैट्रियार्कल माइंडसेट, तो क्या है ना ये सोशल मोरालिटी बन गया है। तो इसको ख़त्म करना है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स है ना उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको फॉलो करने वाले लोग अच्छे नहीं है ना तो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो जाएगा। ये बात सही भी कही है उन्होंने। जो उन्होंने क्या तो देखिए जो उनका व्यूज है ना वो फंडामेंटल राइट में मेंशन है, देख लीजिए आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, डीपीएसपी में देख लीजिए स्टेट को जो गाइड करता है, प्रीएम्बल में देख लीजिए जो जस्टिस की बात करता है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए यहाँ पे। सबरीमाला केस में देख लीजिए उन्होंने बीबीवन को अलाउ किया। यहाँ तक कि अब आर्टिकल 368 देख लीजिए जो बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, पर क्या है ना कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी लाना है ना। तो देख रहे हैं ना कि कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी है ना उसको फॉलो करने की ज़रूरत है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के थ्रू, जो बी आर अम्बेडकर ने कहा है। तो आपको यही बताना है कि जो बी आर अम्बेडकर का व्यू है ना वो बहुत रेलेवेंट है, इसीलिए उनको जो है ना फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। यही आज के टेस्ट का डिस्कशन।